हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में आप सभी लोगों का वेलकम है। लाइव डिस्कशन हो रहा है डे 10 का, यानी 10वें दिन का ये डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 10वें दिन का जो सबसे पहला क्वेश्चन था आप सभी लोगों के लिए, ये क्वेश्चन है विच विटामिन इज फैट सोल्यूबल। इसमें से कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल है? बताओ भाई, विच विटामिन इज फैट सोल्यूबल? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन B12? तो फैट सोल्यूबल के लिए हमने ट्रिक बताया था। फैट जब भी बात आ जाए, फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील, फैट को देखते सहित आप क्या बोलोगे? मोटकी। और मोटकी के लिए कौन सा शब्द निकलता है भाई? मोटकी को देख के कौन सा गाना गाओगे? देखा तुझे तो ये जाना सनम, है ना, DEKHA। तो विटामिन DEKA, तो विटामिन DEKA फैट सोल्यूबल होता है। तो यहाँ पर देखो विटामिन डी आ रहा है ना ऑप्शन में, यस। एंड विटामिन बी एंड सी, ये पूरा बी कॉम्प्लेक्स, बी और सी, ये सब वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो होता है वो विटामिन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में भी पूछा जाता है काफ़ी बार फैट सोल्यूबल, और बहुत इजी टॉपिक है लेकिन सवाल आते हैं, हॉट स्पॉट है ये एक तरीके से। तो विटामिन डी यहाँ से आपको हो जाएगा आंसर सी, करेक्ट। चलो भाई, टाइप्स ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसमें विटामिन बी एंड विटामिन सी आते हैं। एंड फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आते हैं। अब है इंसुलिन इज गिवन बाय विच रूट। इंसुलिन को किस रूट से दिया जाता है? इंसुलिन इज गिवन बाय विच रूट, किस रूट के द्वारा दिया जाता है? ओरल, इंट्रावेनस, इनहेलेशन, सबक्यूटेनियस। इंसुलिन इज गिवन बाय विच रूट, इंसुलिन को किस रूट से दिया जाता है? तो इंसुलिन को दिया जाता है सबक्यूटेनियस रूट से। किस रूट से दिया जाता है? सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। ठीक है, इंसुलिन का इंजेक्शन कहाँ यूज होता है सर? तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है, जिसको हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट, है ना, इंसुलिन डिपेंडेंट IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस इसको बोला जाता है। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, आप सभी लोग बताना इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? DOC यानी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? हाँ, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का ड्रग ऑफ चॉइस होता है मेटफॉर्मिन। वेरी गुड, मेटफॉर्मिन। ये कैसे काम करता है? इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। ठीक है, मेटफॉर्मिन। ये इसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को क्या कहा जाता है सर? तो इसको कहा जाता है NIDDM, 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 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंसुलिन का इंजेक्शन किस रूट से दिया जाता है सर? सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है 45 डिग्री के एंगल पर। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ आपसे पूछा जाता है कि BCG का वैक्सीन किस रूट से दिया जाता है? तो इंट्राडर्मल रूट से 10 से 15 डिग्री के एंगल पर। ठीक है। फिर है विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है भाई? विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के लिए हम लोग कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं? ऑटोक्लेव, बॉल मिल, इंक्यूबेटर या ओवन? जवाब दीजिए। विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उस इक्विपमेंट का नाम है, बताओ। ऑटोक्लेव तो स्टरलाइजेशन के लिए यूज होता है। बॉल मिल, वेरी गुड, बॉल मिल जो है, और हैमर मिल, बॉल मिल और हैमर मिल आप सुटिक्स में पढ़ चुके हैं यूनिट ऑपरेशन चैप्टर में। हैमर मिल और बॉल मिल आपके साइज रिडक्शन के लिए यूज होते हैं, यानी साइज रिड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं। करेक्ट। तो ये बॉल मिल के बारे में दिया हुआ है, थोड़ा इसके प्रिंसिपल को याद रखना है। बॉल मिल किस चीज़ के लिए यूज होता है? तो ये ग्राइंड, साइज रिडक्शन के लिए यूज होता है। साइज रिडक्शन में ये ग्राइंडिंग, अगर किसी भी ड्रग्स का ग्राइंड करके फाइन पाउडर बनाना है तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है बॉल मिल। ये प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट भी लगता है और एट्रीशन भी बनता है। एक हॉलो सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, इसमें 30 से 50% वॉल्यूम बॉल का भरा होता है और इसके अंदर ड्रग डाल करके इसको करेक्ट स्पीड पर रोटेट किया जाता है, जिससे बॉल की ग्राइंडिंग हो जाए, मतलब ड्रग्स की ग्राइंडिंग हो जाती है, जिससे फाइन पाउडर्स बन के तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू।
प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू इंक्रीज कलर, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, इंक्रीज वेट, इंप्रूव स्मेल। जवाब दीजिए। प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू, प्रिजर्वेटिव्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है बताओ भाई। प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू, तो प्रिजर्वेटिव्स जो दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं किस लिए दिया जाता है? प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। हाँ, तो प्रिजर्वेटिव्स किस चीज़ के लिए दिया जाता है? तो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है, यानी माइक्रोब्स के ग्रोथ से बचने के लिए, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स हैं, दे आर केमिकल सब्सटेंस, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो यूज किए जाते हैं प्रिजर्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम डीके और स्पॉइलेज, डीके और स्पॉइलेज होने से बचाता है, बाय प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल अटैक, माइक्रोबियल अटैक होने से बचाता है। दे इम्प्रूव द सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, ड्रग के सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, बाय डिक्रीजिंग और लोअरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के ऑक्सीडेशन को लोअर करके, एंड रिड्यूसिंग माइक्रोबियल प्रोडक्शन, और माइक्रोबियल प्रोडक्शन को रिड्यूस करके। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग का कितना होता है? 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 40 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 120 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या 180 से 200 मिलीग्राम। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग, फास्टिंग बोलेगा तो 70 से 100 तक नॉर्मल होता है, 100 110 तक नॉर्मल होता है, तो 70 to 110 तक नॉर्मल है। उसके बाद उससे ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा भैया बताओ? डायबिटिक हो जाएगा। और रेंडम ब्लड शुगर लेंगे, रेंडम ब्लड शुगर लेंगे तो 200 से ज़्यादा में, ठीक है, 200 से ज़्यादा में दिक्कत होता है, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। नॉर्मल देखो कितना होता है, 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और जो ये होता है 100 110 के लमसम में, और खाना खाने के बाद 70 से 140 तक। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो भूखे पेट में 125 से एवव आ गया तो समझो वहाँ पे डायबिटीज़ वाला मैटर है, और खाना खाने के बाद या फिर रेंडम में 200 प्लस आ गया तो डायबिटीज़ है, ठीक है। रेंडम ब्लड शुगर में ये आपका आरबीएस में 200 से ज़्यादा होता है तो डायबिटीज़ हो जाता है, या फिर खाना खाने के बाद में, ठीक है। चलिए, तो आगे और भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे जो भी आपके दोस्त साथी संगति हैं डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में आना चाहते हैं, जुड़ जाइए। आपको डेली यहाँ पर कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता रहेगा, क्विज होते रहेंगे, आपका प्रैक्टिस सेशन शुरू होता रहेगा। 1 तारीख से न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है जिसमें डेली मेडिसिन क्विज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा। हम लोग एक्चुअली इस क्विज का नाम अब धीरे धीरे मेडिसिन क्विज को हटा करके डेली फार्मेसी क्विज ग्रुप रख देते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग आपके फार्मासिस्ट के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए प्रॉपरली एकदम कंबाइन करके डेली आपके क्विज करवाएंगे और उसके डिस्कशंस करवाएंगे हमारी टीम के द्वारा प्रॉपर अच्छे तरीके से, ठीक है। बैच का प्राइस मात्र 299 है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, जुड़ सकते हैं, आप भी क्विज दे सकते हैं और रिजल्ट में अपना नाम देख सकते हैं। इससे आपको एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा। प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सेंट्रल फार्मेसी ऐप को सर्च करना है, एंड मोबाइल नंबर नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है, एंड स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप मिल जाएगा, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करेगी, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, एंजाइम्स आर, एंजाइम्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। जवाब दो भाई, एंजाइम्स क्या होते हैं? तो जितने भी एंजाइम हैं वो सारे प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। वेरी गुड, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स एक्चुअली एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, यूजुअली बना होता है प्रोटीन का, जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करता है, ठीक है। इन बायोलॉजी एंजाइम्स आर एसेंशियल बिकॉज दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करता है। मेक मेटाबॉलिक प्रोसेस फास्ट एनफ टू सस्टेन लाइफ, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको फास्ट करने का काम करता है। आर हाईली स्पेसिफिक टू द सब्सटेंस दे एक्ट ऑन सबस्ट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच रूट गिव्स फास्टेस्ट ड्रग एक्शन? किस रूट से सबसे तेजी से ड्रग एक्शन होता है? ओरल, टॉपिकल, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस। जवाब दीजिए भाई सारे बच्चे।
विच रूट गिव्स फास्टेस्ट ड्रग रिएक्शन। फास्टेस्ट ड्रग रिएक्शन कौन सा देता है भाई? तो आपका देता है, आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो विच रूट गिव्स फास्टेस्ट ड्रग एक्शन, तो आंसर हो जाएगा इंट्रावेनस। आईवी रूट से सबसे हाई रिस्क भी होता है, सेफ्टी कम होती है, बट सबसे तेजी से इंट्रावेनस रूट से होता है। और इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, कोई बताएगा? अवेलेबिलिटी है ना, कोई बताएगा इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है? तो 100% होती है, 100% इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है, करेक्ट। हाँ, तो इंट्रावेनस रूट जो होता है, ये देखो, द इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन रूट गिव्स द फास्टेस्ट ड्रग एक्शन बिकॉज मेडिसिन इज डिलीवर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम प्रोड्यूसिंग एन इमीडिएट इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिरप जो होता है आपका, सिरप है, सिरप इज अ, सिरप क्या होता है? सॉलिड डोजेस फॉर्म, गैस, सेमी सॉलिड, लिक्विड डोजेस फॉर्म, जवाब दो। सिरप क्या होता है? तो सिरप इज अ, तो सिरप आपका एक सेमी सॉलिड या फिर गैस, तो सॉलिड डोजेस फॉर्म तो होगा नहीं, सॉलिड में आपका टैबलेट, कैप्सूल, ये सब आता है। सिरप गैसियस डोजेस फॉर्म भी नहीं होगा, नहीं होगा। तो सेमी सॉलिड होगा क्या? नहीं, लिक्विड डोजेस फॉर्म में आएगा सिरप। सिरप किस में आएगा? लिक्विड डोजेस फॉर्म में आने वाला है। किस में आने वाला है? लिक्विड डोजेस फॉर्म में आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लिक्विड डोजेस फॉर्म की बात करोगे तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, बाइफेजिक। मोनोफेजिक में आपके सिरप, एलिक्सर, ये सब आते हैं जो इंटरनल यूज के लिए होते हैं, बाकी एक्सटर्नल यूज के लिए गार्गल, एनिमास वगैरह है। बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में सस्पेंशन, इमल्सन, ये दोनों आपका देखने को मिलता है, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज फॉर, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, इंजेक्शन, बताओ भाई। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज फॉर, तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? करेक्ट, टैबलेट्स के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? टैबलेट्स के लिए किया जाता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट टैबलेट के लिए किया जाता है। द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज मेनली परफॉर्म्ड फॉर टैबलेट टू चेक हाउ क्विकली दे ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, वो कैसे स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है इन अ स्पेसिफिक लिक्विड मीडियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच विटामिन डेफिशिएंसी प्रिवेंट्स स्कर्वी, कौन सा विटामिन है जो स्कर्वी को प्रिवेंट करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विच विटामिन प्रिवेंट्स स्कर्वी, स्कर्वी को प्रिवेंट कौन करता है? तो विटामिन सी, विटामिन सी, है ना। विच विटामिन प्रिवेंट्स स्कर्वी, तो स्कर्वी को प्रिवेंट करने का काम करता है विटामिन सी, ठीक है। अब देखो भाई, आपको कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जैसे विटामिन ए की कमी से आपका लॉस ऑफ विजन यानी पुअर विजन देखने को मिल सकता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, रतौंधी, जिसमें रात में थोड़ा कम दिखाई देता है। विटामिन B1 की कमी से होता है रोग बेरी बेरी, है ना, हाँ, जिसमें मसल्स वीक हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी बीमारी, जिसमें ब्लीडिंग गम्स होते हैं। विटामिन डी की कमी से होते हैं रिकेट्स, क्या होते हैं? रिकेट्स, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स देखने को मिलते हैं। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके देखने को मिलता है, वीक बोन्स एंड टूथ डिके। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, ग्वाइटर में आपके नेक के पास जो ये थायराइड ग्लैंड है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग देखने को मिलता है, जिसमें वीकनेस देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों का, जवाब दीजिए। विच ड्रग इज अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, इसमें से कौन सा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है? एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जवाब दीजिए। सतीश जी, तबीयत तो सही है, अच्छा लगा कि आप लोग पूछ रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन मैं बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ नहीं हो पा रहा हूँ। थोड़ा सा ठीक हो गया था बीच में, फिर दवा वगैरह बंद हुई है, दवा डॉक्टर का ख़त्म हो गया, अब दूसरा दवा स्टार्ट हुआ है, फिर से शुरू हो गया है मतलब बहुत अच्छे से स्वस्थ नहीं हो पाया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, फिर से दिखाना होगा डॉक्टर को। विच ड्रग इज अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, इसमें से कौन सा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है? बताओ भाई, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कौन सा है? तो एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन इज द मैक्रोलाइड, है ना। एजिथ्रोमाइसिन, वेरी गुड। तो एजिथ्रोमाइसिन बिलोंग्स टू द मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्लास। इट इज कॉमनली यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी, स्किन एंड ईयर इन्फेक्शंस। जबकि एमोक्सिसिलिन किस चीज़ के लिए यूज होता है? तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक।
सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फ्लोरोक्लोन्स एंटीबायोटिक होते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होते हैं, ठीक है। हाँ, याद रखना एमोक्सिसिलिन पेनिसिलिन क्लास का एंटीबायोटिक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास का एंटीबायोटिक है। डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन क्लास का एंटीबायोटिक है। डॉक्सीसाइक्लिन इज क्लासिफाइड एज, डॉक्सीसाइक्लिन को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं? मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन। तो डॉक्सीसाइक्लिन को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं? तो डॉक्सीसाइक्लिन एक टेट्रासाइक्लिन क्लास का एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन क्लास का एंटीबायोटिक है। तो डॉक्सीसाइक्लिन एक टेट्रासाइक्लिन क्लास का एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज एक्ने, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी इस्तेमाल होता है। मैक्रोलाइड क्लास के एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन आते हैं। पेनिसिलिन में एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन ये सब आते हैं। सिफेलोस्पोरिन में वही सिफेलेक्सिन वगैरह आता है। क्लोट्रिमाजोल इज क्लासिफाइड एज, क्लोट्रिमाजोल किस क्लास का बताओ भाई क्या है? क्लोट्रिमाजोल एंटीबायोटिक है? नहीं। एंटीवायरल है? नहीं। एंटीफंगल है? यस। क्लोट्रिमाजोल है ना, वजाइनल टैबलेट भी होता है, फंगल इन्फेक्शन को ठीक करता है, वजाइनल ईचिंग वगैरह को सही करता है। तो ये एक फ्लुकोनाजोल, मिकोनाजोल, इटोकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल ये सब एंटी फंगल ड्रग होते हैं, है ना। चलो, तो ये एंटी फंगल ड्रग होते हैं, ओके। तो क्लोट्रिमाजोल, यहाँ देखो क्या लिख रहा है, क्लोट्रिमाजोल एक एंटी फंगल ड्रग है, यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, सच एज रिंग वर्म, एथलीट फूड्स एंड कैंडिडियासिस। एंटीबायोटिक की मैं बात करूँ तो यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होता है। एंटीवायरल यूज्ड अगेंस्ट वायरसेस, जबकि एंटासिड यूज टू रिड्यूस स्टोमक एसिड, स्टोमक एसिड को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ए साइक्लोवीर बिलोंग्स टू, ए साइक्लोवीर किस क्लास का ड्रग है? तो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल है, एंटीवायरल है या एनएसएड है? जवाब दीजिए। तो वीर वर्ड लगा रहेगा तो एंटीवायरल होता है, तो ये एंटीवायरल ड्रग है। ए साइक्लोवीर बिलोंग्स टू एंटीवायरल ड्रग, ये कैसे ड्रग होते हैं? एंटीवायरल ड्रग होते हैं, ठीक है। Acyclovir is an antiviral drug used to mainly treat infections caused by herpes virus such as herpes simplex and chickenpox. एंटीबायोटिक है जो एक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। एंटी फंगल एक्ट्स अगेंस्ट फंगाई। NSAIDs यूज्ड फॉर पेन एंड इन्फ्लेमेशन, पेन और इन्फ्लेमेशन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ड्रग इज प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स? Which drug is a proton pump inhibitor? PPI, पेंटोप्राजोल, रेनिटिडीन, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मेटोक्लोप्रामाइड, है ना। जवाब दीजिए आप सभी लोग। Which drug is a proton pump inhibitor? प्रैक्टिकल का भी कोई अपडेट आया नहीं है, आते सही आप लोग को कंफर्म किया जाएगा। इसमें से कौन सा ड्रग है जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है? प्रोटोन पंप इनहिबिटर, तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर होता है आपका पेंटोप्राजोल, लास्ट में प्राजोल वर्ड लगा होता है। पेंटोप्राजोल, रेबेप्राजोल, एस्मोप्राजोल, ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। और रेनिटिडीन क्या है भाई? H2 ब्लॉकर्स है, ये H2 ब्लॉकर्स है, H2 ब्लॉकर्स है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है सर? तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये आपका एंटा एसिड है, एंटा एसिड है। चलो, पेंटोप्राजोल इज अ प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स यूज्ड टू रिड्यूस स्टमक एसिड इन कंडीशंस लाइक एसिडिटी, एसिडिटी में, GERD में, पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल होते हैं। रेनिटिडीन की मैं बात करूं तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड है। मीटोक्लोप्रामाइड एंटी एमेटिक्स प्रोकाइनेटिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है। एट्रोपिन इज क्लासिफाइड एज, एट्रोपिन किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है बताओ भाई? एट्रोपिन इज क्लासिफाइड एज कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिनिक। तो एट्रोपिन इज क्लासिफाइड एज, तो एट्रोपिन को हम लोग एंटी कोलिनर्जिक डिजीज, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के तौर पर कहते हैं। एंटी कोलिनर्जिक में भी एंटी मस्कैरिनिक कहते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो एट्रोपिन एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, क्या है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है जो ब्लॉक करता है एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, जो कि एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करता है। इट इज़ यूज टू डायलेट प्यूपिल्स, ये प्यूपिल्स को डायलेट करने के लिए यूज होता है। रिड्यूस सिक्रीशन, सिक्रीशन को कम करने के लिए, एंड ट्रीट ब्रेडिकार्डिया, और ब्रेडिकार्डिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। कोलिनर्जिक ड्रग्स स्टिमुलेट्स एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। एंटीबायोटिक्स यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज होते हैं। एंटीहिस्टामिन यूज्ड इन एलर्जी ट्रीटमेंट, ये एलर्जी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। यूज्ड इन एलर्जी ट्रीटमेंट, ये एलर्जी के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं।
सल्फासेलाजिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, सल्फासेलाजिन किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है? जवाब दीजिए। सल्फासेलाजिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, सल्फासेलाजिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ GERD, पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, हेपेटाइटिस। तो भाई सल्फासेलाजिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, नहीं भैया। पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, यस अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज होता है, आंसर सी, यस करेक्ट। तो सल्फासेलाजिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड ऑल्सो इन रूमेटाइड आर्थराइटिस। इट हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। GERD एसिड रिफ्लक्स डिजीज होता है। पेप्टिक अल्सर, अल्सर इन स्टोमक एंड डुओडेनम देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर देखने को मिलता है। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर स्केबीज, स्केबीज के फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर स्केबीज? स्केबीज के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इवरमेक्टिन, परमेथ्रिन, केलेमाइन लोशन, हाइड्रोकोर्टिसोन। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर स्केबीज, तो स्केबीज जो इचिंग वाला इशू होता है उसमें परमेथ्रिन बेस्ट होता है। परमेथ्रिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। परमेथ्रिन क्रीम जो होता है ना, परमेथ्रिन 5% क्रीम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर स्केबीज है। इट किल्स माइट कॉजिंग इन्फेक्शन, सार्कोप्टेस स्केबीज नाम का माइट होता है जो कि ये इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसको कि पूरे बॉडी में अप्लाई किया जाता है। इवरमेक्टिन यूज़ किया जाता है सम केस में, स्पेशली सीवियर स्केबीज में यूज किया जाता है। केलेमाइन लोशन रिलीव्स इचिंग ओनली, ये रिलीव करता है इचिंग को सिर्फ। हाइड्रोकोर्टिसोन स्टेरॉइड यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड इचिंग, हाइड्रोकोर्टिसोन जो है आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, बॉडी से यूरिन को एक्सपेल करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग मिक्चुरेशन कहते हैं, उसको हम लोग मिक्चुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन। द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से यूरिन को एक्सपेल करने के प्रोसेस को मिक्चुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन, ठीक है। मिक्चुरेशन मतलब है प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन, यानी बॉडी से, शरीर से यूरिन को बाहर निकालना। मेंस्ट्रुएशन, मंथली ब्लीडिंग जो होती है यूट्राइन लाइनिंग की। यूरेमिया यानी एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, ब्लड में यूरिया की एक्यूमुलेशन होना। मेस्टिकेशन यानी चीविंग ऑफ फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स टीयर्स, इसमें से कौन है जो कि टीयर को सिक्रीट करता है, आंसू को? तो वो होता है लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। कौन करता है? लेक्राइमल ग्लैंड होता है। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करूं, कि क्विज है उसमें मुझे कुछ नहीं पता है, तो कैसे क्या करूं, थोड़ा बोल दीजिए। उदित फार्मा जॉब का लोगो कैसे है, बोल दीजिए। राज शर्मा जी, उदित फार्मा जॉब्स पर अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट होगी बहुत जल्द, सब कुछ बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल जो आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़े हैं उससे पढ़िए, नहीं तो यहाँ से सीखिए, कोई बात नहीं है, जो बताया जा रहा है आप टेंशन ना लीजिए। एक्सप्लेनेशन है, लेक्राइमल ग्लैंड सिक्रीट टीयर्स, लेक्राइमल ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? टीयर्स सिक्रीट करता है। विच हेल्प कीप आई मॉइस्ट, जो कि आंखों को मॉइस्ट करने में मदद करता है। एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम डस्ट एंड इन्फेक्शन, जो कि डस्ट और इन्फेक्शन से बचाता है। एडिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है एडिनलिन। थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म। सीबेसियस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है ऑयल सीबम फॉर स्किन एंड हेयर्स, ठीक है। इस तरीके से 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब बारी आती है रिजल्ट्स, कितने बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट लिया था डे 10 का, चलिए उसको देखते हैं हम लोग थोड़ा। डे 10 का क्विज कितने बच्चों ने अटेम्प्ट लिया था भाई? चलिए भैया देखा जाए। तो इसके रिज़ल्ट की बारी आ चुकी है। तो अब रिज़ल्ट के लिए हम लोगों को सबसे पहले जाना होगा इसमें फ्री डेमो क्विज़ और डेली क्विज प्रैक्टिस सेशन में यहाँ पर आ गए, और डे 1 टू डे 10 में आ गए, और यहाँ पर आपका डे 10 मेडिसिन क्विज है, करेक्ट। इसमें आपके व्यू स्टेट्स में तो 423 बच्चों ने टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। DRX S कुमार इस टेस्ट के टॉपर हैं। चलिए, तो टॉपर की लिस्ट आ चुकी है। DRX S कुमार जो कि 2 मिनट 31 सेकेंड में 20 क्वेश्चन सही किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रैंक 1 है। विष्णु प्रिया लीसा जी 2 मिनट 32 सेकेंड में इन्होंने 20 में से 20 क्वेश्चन सही किए हैं, बहुत बढ़िया। तलीब मिर्जा जो कि 3 मिनट 29 सेकेंड में 20 में 20 क्वेश्चन सही किए हैं। बिंदु जी 3 मिनट 52 सेकेंड में 20 में 20 क्वेश्चन सही किए हैं। साक्षी गोपाल जी
कॉन्ग्रेचुलेसन्स, 5वें स्थान पर हैं। इन्होंने 5 मिनट 47 सेकंड में 20 क्वेश्चन सही किया। अनुराग शुक्ला जी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। मोहम्मद सईद हुसैन, निशा, पुष्पेंद्र, भूपेंद्र सिंह, ये टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन्स आप सभी लोगों को, ऐसे ही परफॉर्म करते रहिए। एंड जो भी बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट में बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्म किया है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चे 19 भी हैं, 18 भी हैं, 17, 16 तक, 15 तक से प्लस बहुत सारे बच्चे हैं। तो यूँ ही स्कोर करते रहिए, अच्छे से नई चीज़ों को सीखते रहिए। 25 तारीख से आपका, यानी कि मंडे से आपका क्विज अगेन स्टार्ट हो जाएगा। क्विज डेली दोपहर में 1 बजे अपलोड हो जाएगा। एंड उसका डिस्कशन फिलहाल अभी के टाइम पर टाइम रखा गया है रात में 8:30 बजे, ठीक है। ओके, चलिए, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, आप समझ पा रहे होंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, और कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। और जिनको डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप ज्वाइन करना है तो फटाफट से सेंट्रल फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन करिए। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ कनेक्टेड रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।